भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर सूबे के सरदार अशोक गहलोत को आड़े हाथों लिया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल साल 1975 में आज ही के दिन इमरजेंसी की घोषणा की गई थी और उस वक्त प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। पूनिया ने आज अपनी बात रखते हुए कहा कि उस दौरान करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में डाल दिया गया था। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्होंने अशोक गहलोत पर भी तंज कसे। कई मुद्दों को लेकर आज पूनिया जमकर मुखर होते नजर आए। से रूबरू हूँ एक खास मकसद के लिए, एक खास काले दिन के लिए। काला दिन यूं तो खास नहीं होता, लेकिन भारत के लोकतंत्र में इसका अपना एक महत्व है, क्योंकि इस आपातकाल की काली छाया जो आज के दिन प्रकट हुई 1975 में, 25 जून 1975, ये वो दिन था जब भारत के लोकतंत्र पर पहरा पड़ा, जब भारत के तमाम उस तरीके के नागरिकों के अधिकार विलंबित कर दिए गए। और इसलिए मित्रों, मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाऊं उससे पहले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत सनातन परंपरा का देश, जिसने मुगलों से, अंग्रेजों से संघर्ष किया और लाखों लोगों के खून और पसीने से ये देश की धरती आजाद हुई, स्वाभिमान मिला, आजादी मिली। बड़े सपने थे आजादी के, लोगों ने सब्ज बाग दिखाए 1952 से लेकर, और कालांतर में अनेक वर्षों तक एक बड़ा आंदोलन आजादी का हुआ। आजादी का संघर्ष सब परिचित हैं, वाकिफ हैं, लेकिन आजादी के बाद का जो दूसरा बड़ा आंदोलन था वो था आपातकाल के खिलाफ संघर्ष। नई पीढ़ी शायद आपातकाल शब्द से रूबरू नहीं होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 को जिस तरीके से प्रतिबंधित किया, जिसका दुरुपयोग हुआ, और केवल इस तरीके से नहीं, चारों ही अंगों पर चोट पहुंचाई। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, हमारा चौथा स्तंभ मीडिया, इन सब पर पहरा हुआ। और इसकी पृष्ठभूमि में उस समय के तमाम बड़े दिग्गज नेता जेलों में रहे। 1,10,000 लोग डिटेन किए गए, उनके साथ ज्यादतियां की गई। 19 महीने वो लोग जेल में रहे। उनके परिवारों पर क्या बीती वो परिवार ही बताते हैं। आज वो लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं, उनका परिवार, वो लोग। लेकिन उस समय की पीड़ा, उस समय की व्यथा कथा कुछ और ही थी मित्रों। और उसको किस तरीके से देश के हमारे यशस्वी राजनेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैं उन्हीं की कविता पढ़ता हूं आपके समक्ष, उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त की उस पीड़ा को, क्योंकि उन्होंने आपातकाल का वो दंश झेला। आज के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी आपातकाल की उस पीड़ा को उस समय देखा, भुगता। अटल जी कहते थे उस समय जेल से जब उन्होंने लिखी कविता, अनुशासन के नाम पर, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, भंग कर दिया संघ को, कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह कैदी कविराय, कह कैदी कविराय, तोड़ कानून का कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। अटल जी ने लिखी कविताएं। उनको उम्मीद थी कि आपातकाल का संघर्ष, ये काला दिन, काली रात, काली जो सांझ है वो ढलेगी और सवेरा उगेगा, और आपातकाल का वो संघर्ष सफल हुआ। मित्रों, आजादी के बाद का एक इतना बड़ा आंदोलन था जिसमें नौजवान, मजदूर, किसान, महिलाएं। विडंबना यह कि आज वही लोग, वही परिवार के लोग, वही लोग हैं, वही वंश है, वही कुल है, जिसके पीछे कांग्रेस की गुलाम मानसिकता के लोग पीछे चलते हैं और लोकतंत्र की बात करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनके लिए शर्मनाक है। दुर्भाग्यपूर्ण है देश का कि वो संवैधानिक संस्थाओं का आज भी सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, सहकारी संघवाद की बात करते हैं, पर भूल जाते हैं आपातकाल उन्हीं की देन थी। ये वही लोग थे जो कहते थे मित्रों, क्योंकि लोकतंत्र में समग्रता, लोकतंत्र में जनमत, जनमानस, जन जन, ये बड़ा होता है। लोकतंत्र में सामूहिक नेतृत्व होता है, लोकतंत्र में संगठन होता है, लोकतंत्र में विचार होता है। लेकिन ये वो लोग थे जो ये कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। आप देखिए, इस तरीके की गुलाम और चाटुकारिता मानसिकता के लोग होंगे तो ऐसे फैसले स्वाभाविक ही होंगे। इंदिरा गांधी जी को जब उनके इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को उनके निर्वाचन को अवैध ठहराया, उसके बाद की ये घटना है। और मित्रों, ताजुब होगा
कि ये किसी लेटर हेड पे नहीं था, सामान्य कागज पर उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को इस बात के लिए विवश किया गया कि इमरजेंसी इंपोज की जाए, अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया जाए। इसलिए मित्रों, केवल 352 का नहीं, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भी कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं, दो नहीं, 9 नहीं, 100 बार चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करने का काम, हटाने का षड्यंत्र ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा। राजस्थान के मुखिया जी जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी स्मृति में कोई त्रुटि है, क्योंकि भूल जाते हैं आपातकाल उन्हीं की देन है। उन्होंने तो 27 वर्ष की उम्र में जब इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए तो शायद वो बहुत सारी बातों के साक्षी रहे होंगे। वो जीप घोटाले से भी वाकिफ होंगे, जब नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री मेनन से शुरुआत हुई, और बोफोर्स से भी वाकिफ रहे होंगे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो मित्रों, उसके बाद मनमोहन सिंह जी के राज के तरंगों के घोटाले से, कोयले के घोटाले से, जीजा जी के घोटाले से कौन वाकिफ नहीं है। और इसलिए जब वो बात करते हैं भ्रष्टाचार की, जीरो टॉलरेंस की, जब वो बात करते हैं आपातकाल की और लोकतंत्र, जब बात करते हैं लोकतंत्र की, संघवाद की, तब तरस आता है उनकी बुद्धि पर। मैं आज मेरे साथ जुड़े तमाम लोग हैं मित्रों, और खासतौर पर नौजवानों को ये कहूंगा कि लोकतंत्र ये भारत की ताकत है, और लोकतंत्र की अक्षुण्णता ये भारत के जनमानस की बड़ी जरूरत है। मैं यहां अभिनंदन करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने अपने इस 8 वर्ष के कार्यकाल में देश में लोकतंत्र की संस्थाओं का सम्मान किया, लोकतंत्र के हर अंग का सम्मान किया, और उसके जरिए देश की लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए काम किया। आज सारे ही पक्ष सम्मान के साथ, भले ही न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, और इवन जो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया जगत, उसके साथ भी व्यवहारिक तौर पर उसको सम्मान देने का काम मोदी जी के कालखंड में हुआ। लोगों ने आपातकाल की उस काली छाया से बाहर निकलकर देश में एक नया भारत देखा है, दुनिया में भारत की साख को देखा है, बुनियादी बदलाव देखा है। जो सामान्य जरूरतें थी, शौचालय, जनधन का खाता, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, ये तमाम चीजें थी। और देखिए, देश की आस्था का प्रतीक भगवान राम का महिमा मंडन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। भगवान राम की पवित्र पावन भूमि अयोध्या पर भगवान राम के भव्य मंदिर का शुभारंभ भी कोई करता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। अनुच्छेद 370 के खात्मे की बात, जो कांग्रेस की मानसिकता से उपजी हुई एक ऐसी धारा थी, ऐसा अनुच्छेद था जिसने बरसों बरस तक हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को और इस तरीके से चुनौती दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले शख्स थे जिन्होंने जनसंघ की कश्मीर के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान किया। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का, उनकी शहादत का सम्मान देने का काम किसी ने किया तो देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने अनुच्छेद 370 को हटाकर किया। और इसी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पूरे देश में संगठन की मजबूती, रचनात्मक काम और कोरोना की उस विभीषिका में हर भूखे को रोटी, हर भूखे को भोजन, मदद जिसको चाहिए उसके लिए सहायता, राशन, भोजन, इन तमाम बातों की व्यवस्था संगठन की ताकत के बूते पर की, आंदोलन की रचना हुई। आज भी पूरे देश और प्रदेश में आपातकाल के इस काले दिवस के खिलाफ जगह जगह आज लोगों ने धरने किए, उपवास किए हैं, संगोष्ठियां की हैं, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया है। और मैं भी इस मंच से ये आपको संकल्प दोहराता हूं कि हमारी सरकारें जब रही तो उन लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान हुआ, भले ही किसी विचार के रहे होंगे, क्योंकि आपातकाल का संघर्ष सब विचारों को मिलकर हुआ। अगुवा जनसंघ बना, भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रवादी विचारों के संगठनों ने उसकी अगुवाई की, लेकिन सारे लोगों ने इसमें एक होकर काम किया। तो ऐसे जो लोकतंत्र सेनानी थे, जिनकी परिवारों को पीड़ा हुई, जिनके लिए बड़ी चुनौती थी जीवन यापन, उनके लिए सरकारों ने व्यवस्था की देश भर की कि उनको पेंशन दी जाए, उनको सम्मान दिया जाए। मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही आपातकाल की उस दंश को भूलते हुए लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन को बंद किया, लेकिन उनको सहूलियतें मिले, उनकी पेंशन फिर चालू हो।
2023 में भारतीय जनता पार्टी का दमदार आगाज होगा और लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन समेत उनका पूरा सम्मान होगा। ये संकल्प मैं आपके सामने देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस बात को मुझे लगता है नई पीढ़ी को आगे तक पहुंचाना चाहिए, सुनना चाहिए, समझाना चाहिए। धन्यवाद।